हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 110 क्वेश्चन कर लिए हैं और वो जो क्वेश्चन किए हैं वो भौगोलिक चिंतन के इतिहास से संबंधित हैं, मतलब थॉट सब्जेक्ट से संबंधित हैं। इन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला में हम आगे चलते हैं और करते हैं 130 तक क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। चलिए चलते हैं बिना समय गवाए हुए। यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महासागरीय जल के रंग और इसकी लवणता के बीच सह संबंध स्थापित किया। मतलब यहाँ पर आप लोगों को 4 नाम दिए गए हैं। इन चारों नामों में से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन महासागरीय लवणता और महासागरीय जल के बीच एक सह संबंध स्थापित किया था। या फिर मैं कहूँ तो उन्होंने ये कहा था कि महासागरीय जल का जो रंग है वो महासागर की लवणता पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अल मसूदी वो थे जिन्होंने ये बताया कि महासागरीय जल का जो रंग है वो महासागरीय लवणता की वजह से ही रहता है। ठीक है, जिस तरह की लवणता होगी उसी तरह का इसमें रंग होगा। आपको मैं बता देता हूँ, अल मसूदी को अरब का हेरोडोटस कहा जाता है, ध्यान रखना। अल मसूदी को अरब का हेरोडोटस कहा जाता है, हेरोडोटस कहा जाता है, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं अल मसूदी के बारे में तो अल मसूदी की कुछ एक बुक्स हैं, तो बुक्स के मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, आप लोग देखिएगा। पहली जो बुक है वो है किताब मुराज अल दहाब। मैं यहाँ लिख देता हूँ, किताब मुराज अल दहाब, किताब मुराज अल दहाब। किताब अल तानिया इशराफ, किताब अल तानिया, किताब अल तानिया इशराफ, ये दूसरी नंबर की किताब हुई। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो वह है किताब अखबार, किताब अखबार अज जमन। और एक और किताब है किताब अल अस्वात। ध्यान रखना, ये 4 बुक्स हैं अल मसूदी की, आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 112। यहाँ पर बात हो रही है कि निम्नलिखित में से किसकी कृतियों में, यहाँ पर पुस्तकों की बात हो रही है, किसकी कृतियों में राजनीतिक भूगोल का विदेश नीति के साथ संबंध को प्रतिष्ठित किया गया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि ऐसा कौन सा विद्वान है जिसकी कृतियों में राजनीतिक भूगोल को विदेश नीति के साथ संबंध प्रतिष्ठित किया गया है, संबंध स्थापित किया गया है। तो वो थे कार्ल हाउसहोफर। कार्ल हाउसहोफर, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कार्ल हाउसहोफर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कार्ल हाउसहोफर ने अपनी जो भू राजनीति की पत्रिका जो थी, राजनीतिक भूगोल का विदेश नीति के साथ संबंध को इसमें प्रतिष्ठित इसने किया था। इसी पत्रिका में उन्होंने तत्कालीन देश विदेश के बड़े बड़े विद्वानों के लेख प्रकाशित होते थे। ठीक है, इसी पत्रिका में तत्कालीन विश्व के जो बड़े बड़े विद्वान थे उनके लेख भी प्रकाशित होते थे। उन्होंने भू राजनीति से संबंधित 3 पुस्तकें लिखी हैं। भू राजनीति से संबंधित इनकी 3 पुस्तकें हैं, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मीन काम्फ, सेकेंड नंबर है जियोपॉलिटिक ऑफ द पैसिफिक ओशन एंड बाउंड्रीज।
जियोपॉलिटिक ऑफ द पैसिफिक ओशन एंड बाउंड्रीज। एंड थर्ड नंबर जो बुक है इनकी वो है कॉर्नर स्टोन्स ऑफ जियोपॉलिटिक। कॉर्नर स्टोन्स ऑफ जियोपॉलिटिक, ये बुक्स के नाम ध्यान रखना कार्ल हाउसहोफर की। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। यहाँ पर आप लोगों को कुछ एक बुक्स दे रखी हैं और उनके सामने आप लोगों को नाम दे रखा है और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ह्यूमन यूनिवर्सल्स जो बुक है वो डोनाल्ड ई ब्राउन की है। ह्यूमन यूनिवर्सल्स डोनाल्ड ई ब्राउन की पुस्तक है। इसके अलावा सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूं तो सोशल कॉन्क्वेस्ट ऑफ द अर्थ, ये जो बुक है वो A.O. विल्सन की है। तो ये आंसर भी हमारा सही है। इसके अलावा तीसरे नंबर की जो बुक है नोट बाय जीन अलोन, नोट बाय जीन अलोन जो है पीटर जे रिचर्डसन की बुक है। तो ये भी हमारा राइट ऑप्शन है। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं को इवोल्यूशन, तो ध्यान रखना को इवोल्यूशन जो बुक है वो डार्विन की नहीं है, वो बुक है W.H. डरहम। W.H. डरहम की ये बुक है, ध्यान रखिएगा। डार्विन की बुक जो है वो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो हमारा जो राइट आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले प्रत्यक्षवादी भूगोल की। प्रत्यक्षवादी भूगोल, पॉजिटिविज्म हम कह सकते हैं। तो ये अगस्त काम्टे ने दिया था, ऑब्वियस सी बात है। किसने दिया था? अगस्त काम्टे ने दिया था। आचार परक भूगोल में हमने पढ़ा था विलियम किर्क, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। मानववादी भूगोल की बात की थी तब हमने देखा था कि इससे संबंधित जो है वो यी फू तुआन है। इसके अलावा अगर हम बात करें नवनियतिवाद भूगोल, तो नवनियतिवाद भूगोल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। नवनियतिवाद भूगोल से संबंधित जो विद्वान थे वो है ग्रिफिथ टेलर। कौन थे? ग्रिफिथ टेलर। ध्यान रखना ल्यूशियन फैब्रे, यहाँ पर फैब्रिक नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग, ल्यूशियन फैब्रे। लूशियन फैब्रे जो थे वो संभववाद से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? संभववाद से संबंधित थे। और नवनियतिवाद भूगोल से ग्रिफिथ टेलर संबंधित थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। यहाँ पर नाम दे रखा है आपको एक पुस्तक का, ऑल पॉसिबल वर्ड्स। ऑल पॉसिबल वर्ड्स, वर्ड्स ध्यान रखिएगा, ये से भी है यहाँ पर, ऑल पॉसिबल वर्ड्स। यहाँ पर ये पुस्तक का नाम आपको पूछा गया है कि किसके द्वारा लिखी गई है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑल पॉसिबल वर्ड्स जो बुक लिखी गई है वो P.E. जेम्स के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? P.E. जेम्स के द्वारा लिखी गई है। वहीं अगर मैं बात करूं ईसा बोमैन की, तो ईसा बोमैन एक अमेरिकन भूगोलवेता थे। कौन से भूगोलवेता थे? अमेरिकन भूगोलवेता। ठीक है, ये प्रारंभ में तो अगर मैं बात करूं तो प्रारंभ में तो ये निश्चयवादी थे, लेकिन बाद में ये संभववाद के समर्थक हो गए। ईसा बोमैन की कुछ पुस्तकें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। पुस्तकें शायद पहले भी मैंने आप लोगों को करवाई हैं, एक दो पुस्तकें मैं लिख देता हूँ आप लोगों के सामने। जैसे इनकी पुस्तक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, द पायोनियर फ्रिंजे। द पायोनियर फ्रिंजे, ये बुक पूछी जाती है। इसके अलावा इनकी एक बुक है द न्यू वर्ल्ड, द न्यू वर्ल्ड, प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी। द न्यू वर्ल्ड, प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल जियोग्राफी, ये इनकी दो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कि
फॉरेस्ट फिजियोग्राफी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड डेजर्ट ट्रेल्स ऑफ अटाकामा। इसके अलावा द जियोग्राफी ऑफ सेंट्रल एंडीज़, ये भी बुक्स हैं। लेकिन ये दो जो बुक्स हैं वो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। उन पुस्तकों के नाम मैंने पिछले वीडियोज़ में लिखा दिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अपने नोट्स में उनको ऐड कर लिया होगा। चलिए बात करते हैं। तो हमारा जो इस 115वें नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 116 नंबर के क्वेश्चन की। यहाँ पर आपको सही कथन बताना है, राइट स्टेटमेंट या करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बताना है। ठीक है, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, पर्यावरण मानव अंतर संबंध का विश्लेषण टेलर ने नवनिश्चयवाद के रूप में किया था। तो सही बात है, पर्यावरण और मानव के बीच अंतर संबंधों का विश्लेषण टेलर ने नवनिश्चयवाद के रूप में किया था। उसने ये कहा था कि हमें प्रकृति में कुछ भी कार्य करने से पहले थोड़ा बहुत रुक करके और सोच समझ करके आगे डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, नवनिश्चयवाद का दूसरा जो नाम है वो है रुको और जाओ, यानी कि थोड़ी देर रुको और देखो कि हम कर क्या रहे हैं और फिर हमें हमारा काम करना चाहिए। ठीक है, रुको और जाओ। नेक्स्ट कथन, पहला कथन सही हो गया आप लोगों के सामने। क्षेत्रीय विभेदीकरण के अनुसार भौगोलिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों, ध्यान रखना, पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों के समग्र स्वरूप का अध्ययन करना है। क्षेत्रीय विभेदनीकरण के अनुसार क्या होता है कि पृथ्वी पर जितने भी तल हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों का पहले अध्ययन किया जाएगा अलग अलग, फिर उन सब का एक साथ अध्ययन किया जाएगा। तो ये आप लोगों के सामने हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन भी सही है। बात करते हैं हम सी नंबर के ऑप्शन की। भूवैन्यासिक संगठन से तात्पर्य, भूवैन्यासिक संगठन से तात्पर्य विभिन्न मानवीय कार्य क्रियाकलापों की परस्पर अंतर संबंधित अवस्थिति, प्रत्येक मानवीय कार्य किसी भौगोलिक इकाई के रूप अंतर्गत ऊर्जा के स्वोद्देश्य दक्ष उपयोग के परिणाम स्वरूप केंद्र अभिमुख होता है। ध्यान रखना, तो हमारा जो ये होगा वो स्टेटमेंट भी ये सही हो जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की। मानवतावादी शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम 1976 में यीफू तुआन ने किया। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। मतलब हमारा जो सही कथन होगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन हमारे सही हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। नहीं है यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये जब अक्सर एग्ज़ाम में ये नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहली बुक का नाम। पहली बुक है रूट्स एंड रिल्म्स, रूट्स एंड रिल्म्स। तो ध्यान रखिएगा, रूट्स एंड रिल्म्स जो है वो अल मसूदी की नहीं है, ये है इब्न हाकल की। ध्यान रखिएगा, किसकी है, इब्न हाकल। रूट्स एंड रिल्म्स इब्न हाकल की है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखते हैं हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं, अल बालागे की पुस्तक है यहाँ पर किताबुल अशकाल, ये सही है। अल बिरूनी की पुस्तक है यहाँ पर किताब अल हिंद। इसके अलावा इनकी एक और बुक है अल कानून अल मसूदी, ये अल कानून अल मसूदी। अगर यहाँ पर मसूदी नाम आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अल मसूदी की बुक है। अल कानून अल मसूदी अल बरूनी की बुक है। इसके अलावा इब्न खालदून की बुक कौन सी है, मुकदमा है। ठीक है, इसके अलावा अल इदरीसी की एक मैं बुक लिख देता हूँ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है। अल इदरीसी की बुक है, इसका नाम है टेबुला रोजरियाना। ये बुक बार बार पूछी जाती है, आप लोगों को इनके नाम आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। टेबुला रोजरियाना। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर के क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया कि राज्य थल से संलग्न जीव है। यहाँ पर बात हो रही है ऑर्गेनिज्म सिद्धांत की बात हो रही है। ठीक है, तो सबको पता है राज्य का जीवीय सिद्धांत
राज्य को जीव की संज्ञा किसने दी थी? वो रेटजेल ने दी थी। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑप्शन से नाम ए, बी, सी एंड डी, ये ऑप्शन है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लेबेंजरम की, लेबेंजरम, तो लेबेंजरम की अवधारणा भी सबसे पहले किसने दी थी? रेटजेल ने ही दी थी। इसमें उन्होंने राज्य एवं समाज के जीवधारी सिद्धांत की विवेचना की है, ध्यान रखना। रेटजेल ने नियतिवाद का भी समर्थन किया है, या फिर मैं कहूँ निश्चयवाद का समर्थन भी किया है, जिसके अनुसार मनुष्य जो है वो अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119। यहाँ पर नियतिवाद की बात की गई है, ध्यान रखना। नियतिवादी थे, नियतिवादी, लेकिन ध्यान रखना रेटजेल जो थे वो एक मानव भूगोल से संबंधित रखते थे। तो उन्होंने ये भी कहा था कि मानव जो है वो अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ होता है, समर्थ होता है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि मानव सर्वोपरि है, मानव पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ होता है, वो चाहे तो परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा रेटजेल जो है वो नियतिवाद से संबंधित थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 119 का नंबर क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर ऑप्शन लिख देता हूँ ए, बी, सी, डी। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि सुमेलित करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जॉन पॉलिक की पुस्तक कौन सी है? जॉन पॉलिक की पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल जियोमॉर्फोलॉजी। ध्यान रखिएगा, इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल जियोमॉर्फोलॉजी, ये बुक किसकी है? ये बुक है जॉन पॉलिक की। नेक्स्ट बात करते हैं स्टीफन टर्डकिल की। तो स्टीफन टर्डकिल की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बुक आती है वो है लाइमस्टोन जियोमॉर्फोलॉजी। कौन सी बुक आती है? लाइमस्टोन जियोमॉर्फोलॉजी। इसके अलावा C.H. क्रिकमे की पुस्तक आती है द वर्क ऑफ द रिवर। पेन प्लेन किसने दिया था? आप लोग कमेंट करके बताइए। पेनी प्लेन किसने दिया था? पेडी प्लेन किसने दिया था? एंड पेन फैन ये किसने दिया था? ये 4 क्वेश्चनों के आंसर आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, C.H. क्रिकमे की जो बुक थी, या फिर मैं कहूँ इनका जो कॉन्सेप्ट जिस बुक में था वो था द वर्क ऑफ द रिवर। एंड चार्ल्स लेल की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। ये बुक्स जो हैं वो आप लोग ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। कई बार ये बुक्स इंडिविजुअली भी पूछी जाती है। ठीक है, तो ये जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित बुक्स हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमारे जो चारों आंसर हैं वो मिले हुए हैं। ठीक है, मैच्ड हैं पहले से ही, ऑलमोस्ट ऑलरेडी मैच्ड है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट 120 नंबर के क्वेश्चन की। यहाँ पर आपको क्या बताना है? सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले जीन गॉटमैन की। तो सबको पता है जीन गॉटमैन ने मेगालोपोलिस, ठीक है, जीन गॉटमैन ने कौन सा शब्द दिया है? मेगालोपोलिस या विश्व नगरी, मेगालोपोलिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जीन गॉटमैन ने दिया है मेगालोपोलिस। वहीं अगर मैं बात करूं जीके चिफ, ये सब जानते हैं 1949 रिंग साइज रूल, कोटि आकार नियम जिसे हिंदी में हम कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मार्क जेफरसन। मार्क जेफरसन ने प्रमुख प्राइमेट सिटी दिया था 1939, सबको याद होगा प्राइमेट सिटी अगर मैं कहूँ। एंड E.W. बर्गेस ने दिया है कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल या संकेंद्रीय क्षेत्र का सिद्धांत दिया था। यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारे राइट आंसर हो गए हैं ए के साथ मिला हुआ है डी, बी के साथ मिला हुआ है ए, सी के साथ मिला हुआ है
खुद सी एंड डी के साथ मिला हुआ है बी। ठीक है, तो राइट आंसर देख लीजिएगा आप लोग। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 121 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, किसने मात्रात्मक क्रांति को भूगोल के उद्देश्य और अभिप्राय को तीव्र परिवर्तन के रूप में वर्णित किया है? मतलब ऐसा कौन था जिसने ये बताया कि अगर भूगोल का उद्देश्य और इसका अभिप्राय तीव्र गति से परिवर्तित हो रहा है तो वो किसका परिणाम है? मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति से भूगोल के उद्देश्य और इसके अभिप्राय में तीव्र परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये बताया गया था। किसके द्वारा बताया गया था ये आप लोगों को बताना है आंसर में, तो ध्यान रखिएगा। आई बर्टन, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आई बर्टन जो थे, इन्होंने बताया था कि मात्रात्मक क्रांति जो है वो भूगोल के उद्देश्य और अभिप्राय में तीव्र रूप से परिवर्तन कर रही है। ध्यान रखना, मात्रात्मक क्रांति जो है वो अमेरिका में पनपी और यूरोप में, विशेषतया ब्रिटेन तथा स्वीडन में फैल गई थी। ब्रिटेन में पीटर हैगेट एंड रिचर्ड चोरले एंड डेविड हार्वे ने इस मत का समर्थन किया। ध्यान रखना, पीटर हैगेट, ये पूछा जाता है कि किसने समर्थन किया है। ब्रिटेन से है पीटर हैगेट, रिचर्ड चोरले एंड डेविड हार्वे, इन्होंने मात्रात्मक क्रांति का समर्थन किया था और इस स्टेटमेंट का समर्थन भी किया था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 122 नंबर के क्वेश्चन की। यहाँ पर दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसने भूगोल को कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में परिभाषित किया है? ये हमने पहले भी क्वेश्चन पढ़ा है। कोरोलॉजिकल साइंस का नाम आता ही नन ऑफ देन अल्फ्रेड हेटनर, आपको आंसर लगा देना है। ठीक है, क्योंकि भूगोल को कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में इन्होंने ही परिभाषित किया था। ठीक है, हेटनर ने 1898 में लिखा था कि प्राचीनतम काल से आधुनिक काल तक भूगोल भू क्षेत्रों के ज्ञान का विषय रहा है जो एक दूसरे से भिन्न है। ध्यान रखना, उन्होंने 1905 में भूगोल को कोरोलॉजिकल साइंस बताया। ध्यान रखना, कब बताया था कोरोलॉजिकल साइंस? 1905 में बताया था, जिसमें पृथ्वी के क्षेत्रों तथा स्थानों का अध्ययन उनकी विभिन्नताओं तथा भू संबंधों के संदर्भ में किया जाता है। यहाँ पर हेटनर की कुछ बुक्स हैं, एक दो नाम मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि आपको नाम पहले से लिखवाए हैं। जैसे तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल, ये एक इम्पोर्टेंट बुक है। तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल, कंपैरेटिव रीजनल ज्योग्राफी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूं तो प्रादेशिक भूगोल के आधार, प्रादेशिक भूगोल के आधार, ये भी एक इम्पोर्टेंट बुक है। इसके अलावा इनकी एक और बुक है भूगोल का विधि तंत्र, भूगोल का विधि तंत्र, इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है। ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक आप लोगों को बार बार पूछी जाती है। इसके अलावा इनकी एक और बुक है रूस का भूगोल, ये भी इम्पोर्टेंट बुक है। इंडिविजुअली ये बुक पूछी गई है पहले भी। और एक और बुक है यूरोप का प्रादेशिक भूगोल, यूरोप का प्रादेशिक भूगोल। ध्यान रखिएगा इन बुक्स के नाम भी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 122वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर। बात करते हैं 123वें नंबर के क्वेश्चन की। किसने भूगोल को, यहाँ पर पूछा गया है किसने भूगोल को वर्णित करने के लिए कोरियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया है? ध्यान रखना, कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी या फिर मैं कहूँ कोरोग्राफी, कोरियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कोरियोग्राफी शब्द का जो प्रयोग किया है वो सबसे पहले किया था इमैनुअल कांट ने। किसने किया था? इमैनुअल कांट ने। कोरियोग्राफी शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है वर्णनात्मक भूगोल, वर्णनात्मक भूगोल। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अगर मैं बात करूं कांट के बारे में, तो हालांकि उन्होंने कुछ भौगोलिक यात्राएं नहीं की थी, जिसके कारण उनको भी, ध्यान रखिएगा, रीटर को तो आर्म चेयर भूगोल कहा जाता है या भूगोलवेत्ता कहा जाता है, आराम कुर्सी भूगोलवेत्ता, लेकिन इनको ध्यान रखना, इनको आराम कुर्सी वाला दार्शनिक भूगोल कहते हैं, भूगोलवेत्ता, दार्शनिक भूगोलवेत्ता, आराम कुर्सी वाला, आराम कुर्सी वाला। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रीटर की, तो रीटर को भी आर्म चेयर भूगोलवेत्ता कहा जाता है, लेकिन उनको केवल आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता कहा जाता है, आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता। वो केवल भूगोलवेत्ता है, लेकिन ये क्या है, ये दार्शनिक भूगोलवेत्ता। इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। और ये कमेंट नहीं कीजिएगा कि सर आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता तो रीटर को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, दार्शनिक भूगोलवेत्ता थे कांट, जिन्हें आराम कुर्सी वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता कहा जाता है, जबकि आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता रीटर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 124 यहाँ पर दिया गया है, थीसेन बहुभुज का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो सबसे पहले मैं बात बता देता हूँ, थीसेन बहुभुज है क्या। तो प्रादेशिक सीमांकन के काम आता है, प्रादेशिक सीमांकन में काम आता है। और प्रादेशिक सीमांकन की ये एक मात्रात्मक विधि है, ध्यान रखना, मात्रात्मक विधि। और शायद आप लोगों को याद हो तो मैंने पहले भी बताया था कि पीटर हैगेट ने यहाँ पर प्रादेशिक सीमांकन की कुछ विधियाँ बताई थी। ठीक है, और पीटर हैगेट की कुछ पुस्तकें भी हैं, तो ध्यान रखिएगा। थीसेन बहुभुज का जो प्रयोग है वो पीटर हैगेट ने नहीं, किसने किया था, बोग ने किया था। पीटर हैगेट ने तो बताया था प्रादेशिक सीमांकन के बारे में। ठीक है, इसके अलावा पीटर हैगेट की पुस्तकें भी हैं यहाँ पर बहुत सारी। तो पहले तो ये जान लेते कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, कि बोग जो थे इन्होंने ही सर्वप्रथम थीसेन बहुभुज का प्रयोग किया था, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा पीटर हैगेट ने भी कुछ कार्य किया था प्रादेशिक सीमांकन से संबंधित। कुछ एक पुस्तकें हैं इनकी, जैसे लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ये इम्पोर्टेंट है, लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन जियोग्राफी, ये बुक पूछी गई है पहले भी। इसके अलावा ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मॉडल्स इन ज्योग्राफी, ये बुक पूछी गई है पहले भी, मॉडल्स इन जियोग्राफी। फोर्थ नंबर की जो है वो है इंटीग्रेटेड मॉडल्स इन ज्योग्राफी, इंटीग्रेटेड मॉडल्स इन जियोग्राफी। एंड इनकी एक और पुस्तक है सोशियो इकोनॉमिक मॉडल्स इन ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक मॉडल्स इन जियोग्राफी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमारा जो राइट आंसर है इसमें वो है बोग, ना कि पीटर हैगेट। ध्यान रखिएगा, हमारा राइट आंसर है बोग। ठीक है, पीटर हैगेट की बुक्स हमने यहाँ पर देख ली। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125। यहाँ पर लिखा हुआ है एक बुक का नाम, द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स। ध्यान रखिएगा, द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, ये बुक किसने लिखी है। तो ध्यान रखिएगा, ये बुक जो लिखी है वो लिखी है R.J. स्मॉल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ R.J. स्मॉल, ये R.J. स्मॉल की पुस्तक है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनकी पुस्तक है द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आर्थर होम्स की, तो आर्थर होम्स ने संवहनीय तरंग सिद्धांत दिया था, संवहनीय तरंग सिद्धांत। ठीक है,
1928-29 में दिया था इन्होंने ये आंसर। 1928-29 में इन्होंने ये आंसर मतलब ये थ्योरी दी थी, ये सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि पृथ्वी के ऊपर जो क्रस्ट है वो ड्रिफ्टिंग क्यों कर रही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 126 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विकास का एक सामाजिक सूचक नहीं है। प्रादेशिक विकास का सामाजिक सूचक आपको 3 दिए हुए हैं, लेकिन एक ऐसा सूचक है जो सामाजिक सूचक नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जनसंख्या में तृतीय कार्यकर्ताओं की संख्या कितनी है, ये कोई सामाजिक सूचक नहीं है। ठीक है, ये आर्थिक सूचक हम कह सकते हैं कि टर्शियरी एक्टिविटीज़ में कितने लोग कार्य कर रहे हैं। बल्कि अगर मैं बात करूं, प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या कितनी है, एजुकेशन। प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है, हेल्थ। प्रति 1000 व्यक्तियों पर चिकित्सा कर्मियों की संख्या, हेल्थ। ये सामाजिक सूचक हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हमारा समाज कैसा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 127 नंबर का क्वेश्चन। आप लोगों को पूछा है गया है कि सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों के सामने 4 नाम दे रखे हैं जो आप लोगों को देखने हैं। यहाँ पर जियो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के 4 नाम देखने हैं, जिनमें अगर मैं कहूँ महान जो थे इन्होंने समुद्र शक्ति के बारे में बताया, सही बात है। कोहेन जो थे इन्होंने दबाव क्षेत्र के बारे में बताया, ये भी सही बात है। क्या ये सही बात है? कोहेन, याद कीजिए, कोहेन पैराडाइम के बारे में बात की थी इन्होंने, पैराडाइम की बात की थी, पहले पढ़ाया हुआ है। पैराडाइम की इन्होंने बात की थी। पैराडाइम शब्दावली का इन्होंने प्रयोग किया था 1960 तो में। इनकी एक बुक भी आई थी, आप लोगों को नाम याद हो तो, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, इनकी एक बुक भी आई थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मैकिंडर पाइवोट एरिया की इन्होंने बात की थी। स्पाइकमैन ने उपांत क्षेत्र या फिर मैं कहूं रिमलैंड की बात की थी इन्होंने, स्पाइकमैन। मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दबाव क्षेत्र की बात कोहेन ने नहीं की थी। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए दबाव क्षेत्र की बात किसने की थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। संघवाद राजनीतिक तंत्र की सर्वाधिक सुस्पष्ट भौगोलिक अभिव्यक्ति है। ये एक स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट किसने किया था? संघवाद के बारे में कहा था कि संघवाद जो है वो राजनीतिक तंत्र की सर्वाधिक सुस्पष्ट भौगोलिक अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो ये जो राइट आंसर दिया गया है वो है रॉबिन्सन। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रॉबिन्सन ने संघवाद जो है उसको राजनीतिक तंत्रों की सर्वाधिक सुस्पष्ट भौगोलिक अभिव्यक्ति बताया है। ठीक है, संघवाद की अगर मैं बात करूं तो ये इंग्लिश के फेडरल का एक हिंदी ट्रांसलेशन है। फेडरल की अगर मैं ओरिजिन की बात करूं, उत्पत्ति की बात करूं, तो ये लैटिन शब्द से बना है। तो लैटिन शब्द था यहाँ पर फिडेरिस, ध्यान रखिएगा, फिडेरिस से ये शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है संघ या लीग में कहूँ। संघवाद की अगर मैं बात करूं तो एक 2 स्तरीय प्रणाली वाली सरकार होती है। कितने स्तरीय वाली सरकार होती है? 2 स्तरीय वाली। अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत में संघीय प्रणाली है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जहां के संविधान में स्पष्ट रूप से प्राधिकारों के बीच शक्तियों के विभाजन का उल्लेख किया जाता है। ध्यान रखिएगा, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 129 नंबर के क्वेश्चन की। भूगोल में आई मात्रात्मक क्रांति का सामान्य लक्ष्य क्या था?
मात्रात्मक क्रांति की जहाँ पर भी बात हो जाती है, गणितीय विधियों की, सांख्यिकीय विधियों की बात आ जाती है, वैज्ञानिक विधियों की बात आ जाती है, सैद्धांतिक विधियों की बात आ जाती है, सिद्धांतों को बनाना, वैज्ञानिक विधि से हर चीज़ को सॉल्व करना, किसी भी चीज़ में किसी भी तरीके का मानव जो गुणात्मक संदेश है वो अप्लाई नहीं करना। ठीक है, तो हम बात करें तो भूगोल को यहाँ पर अधिक वैज्ञानिक एवं सैद्धांतिक बनाना ही, इसमें कुछ नियम होने चाहिए जिसे हम कहते हैं नोमोथेटिक अप्रोच हमें भूगोल में अपनानी चाहिए। ये बात की थी किसने? मात्रात्मक क्रांति। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन कि किस यूनानी विद्वान, यहाँ पर विद्वान कौन है? यूनानी विद्वान की बात हो रही है, का विचार था कि सारे इतिहास को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में तथा सारे भूगोल को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखना चाहिए। आपको याद होना चाहिए, मैंने पहले भी इस तरीके का क्वेश्चन करवाया है। क्वेश्चन क्या? मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, फादर ऑफ इतिहास या हिस्ट्री, अगर मैं कहूँ फादर ऑफ हिस्ट्री, ये किसको कहा जाता है? सबको पता है फादर ऑफ हिस्ट्री, तो ये कहा जाता है हेरोडोटस को। तो हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेरोडोटस। इन्होंने ये कहा है कि जो सारा इतिहास है वो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में तथा सारा भूगोल जो है वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हमें रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी तरह के क्लासेस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में हम इस चैनल में थ्योरेटिकल जो क्लासें हैं, थ्योरेटिकल क्लासें वो भी इनमें डालेंगे। ठीक है, जिसमें हम जिसमें हमने शुरुआत करती है भू संचलन से। एक क्लास पहले मैंने ये करवा दी है। भू संचलन में जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया है। इसके बाद में भू संचलन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे फॉल्ट्स, ये आपको करवाए जाएंगे। इसके अलावा फॉल्ट्स के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको उसमें समझाए जाएंगे। थोड़ा सा टफ पड़ता है फॉल्ट्स, सारे आप लोगों को करवाए जाएंगे। इसके अलावा नेट से रिलेटेड जो सिलेबस है उनकी क्लासें यहाँ पर चलेंगी। ध्यान रखिएगा, हस्तलिखित जो नोट्स होंगे, हस्तलिखित आप लोगों के सामने स्लाइड आएगी। राइटिंग थोड़ी सी सही होगी और थोड़ी सी ख़राब भी होगी, लेकिन ऐसी होगी जो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। प्रॉपर उसमें आप लोगों को नोट्स स्लाइड में लिखे होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।